Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition chapter number 2 quadratics equations and graph. चैप्टर नंबर 1 पूरा अपलोड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम बात करें एक्सरसाइज 2A की. देखें 2A में कहते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये बहुत आसान है. देखो स्टेटमेंट और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है, सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो आपकी इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, इस वक्त ये इक्वेशन है. सही, पहली इक्वेशन है मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय a माइनस 9 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अच्छा, मैं इसके पहले कि मैं इसको सॉल्व करूँ, आपके जहन में सवाल आया होगा फ़ौरन कि यार इसको a को a से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए स्क्वायर बन जाएगा. a को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9a हो जाएगा, फिर 9a को वहाँ भेजेंगे. कुछ ऐसे जहन में आया होगा ना. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. देखो, जब आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है, आप जानते हो कि इस a को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा. और जब a स्क्वायर होता है तो उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा. लाजमी आएगा. हो सकता है दोनों प्लस में आ जाए, हो सकता है दोनों माइनस में आ जाए, लेकिन दो आंसर ज़रूर आएंगे. वैसे पॉजिटिव नेगेटिव आता है, कभी कभार ऐसा केस आ जाता है कि दोनों प्लस या दोनों माइनस है. अच्छा, अब देखें यहाँ इक्वल्स टू के बाद 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो फैक्टर्स हैं. अब ये टू फैक्टर्स हैं. ठीक है, ठीक है, और दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हर फैक्टर को a को भी 0 लिखेंगे और a माइनस 9 को भी 0 लिखेंगे. ठीक है, अब एक फैक्टर तो a इज इक्वल्स टू 0 आ गया. अब ये माइनस 9 राइट साइड पे ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव 9 हो जाएगा. a इज इक्वल्स टू 0. मैंने कहा था ना कि हमारे पास दो आंसर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए के हमारे पास दो आंसर आ गए. एक आया है a इज इक्वल्स टू 0 और एक आया है a इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, ये हमारे दो आंसर आ गए. अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास b प्लस 7 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें इक्वल्स टू की तरफ राइट हैंड साइड पर 0 है, तो हम ये वाला पहला फैक्टर है मेरा और ये वाला दूसरा फैक्टर है मेरा. ठीक है, दोनों फैक्टर्स मेरे 0 के इक्वल होंगे. ठीक है, b प्लस 7 इक्वल्स टू 0. अब ये प्लस का 7 है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव 7 हो जाएगा, राइट साइड पर जाएगा. ट्रांसपोज होता है तो ऑपोजिट साइन हो जाते हैं हमारे. ठीक है, तो बी का आंसर एक 0 आया. अच्छा, अभी दो आंसर आ गए ना, 0 दो दफ़ा 0 आ गया, तो हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो कि एक आंसर 0 लाजमी आएगा. ऐसा नहीं है, एक आंसर 0 लाजमी नहीं है कि आंसर आएगा 0. दो आंसर आना ज़रूरी है, 0 आना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की. ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 5c स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 25c इक्वल्स टू 0. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ गलती करते हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूँ. ठीक है, जो गलती है वो बता रहा हूँ. ये 25c बच्चे वहाँ भेजेंगे तो माइनस का 25c हो जाएगा, फिर 5c स्क्वायर लिख देते हैं, वो जहाँ तक भी मेरे बात समझ में आती है. फिर वो क्या करते हैं 5 × 5 5 × 25, यहाँ तक भी ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को इस c से काट कर सिर्फ c का आंसर -5 लिख देते हैं, जो कि गलत है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है, जब तक आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है तो दो आंसर आने चाहिए, और यहाँ पर आपके पास एक 0 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, अब आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे. ठीक है, अब आप यहाँ से कॉमन निकालें. ठीक है, या फैक्टराइज करें. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी 5 कॉमन है, दोनों में से आपने 5 कॉमन ले लिया. ठीक है, दोनों के पास c कॉमन है. ठीक है, यहाँ से 5 भी गया, c भी गया, तो एक c बचा. 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर, 5 5 और 25, ये c आपने कॉमन दे दिया तो कुछ नहीं बचा. ठीक है, अब दो फैक्टर्स होगा यहाँ पर. ये 5c अगर आप ब्रैकेट में नहीं भी लिखना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो 5c भी 0 है और c प्लस 5 भी 0 है. ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, c इज इक्वल्स टू 0/5, और ये प्लस कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा माइनस, c इज इक्वल्स टू -5. ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू 0/5 0 और c इज इक्वल्स टू -5 ऐसे ही रहेगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का जो आंसर आया वो आया c इज इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू -5. ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी में है मेरे पास 11t स्क्वेयर माइनस d इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब कॉमन लेना है. ठीक है, अब d कॉमन लेना है यहाँ से, क्योंकि मेरे पास d ही कॉमन है. मेरे पास दो अल्फ़ाबेट्स हैं सेम, लेकिन मेरे पास 11 कॉमन नहीं ले सकता. उसकी वजह यह है
कि मेरे पास यहाँ सेकंड टर्म में कोई 11 का फैक्टर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे कि सिर्फ d कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर से दोनों में से एक d कॉमन आ सकता है। 11 ऐसे ही बचा, d स्क्वेयर में से एक d चला गया तो एक d बचा, और माइनस यहाँ से पूरा d चला गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो 1 लिखना होता है, क्योंकि एक d था वो आपने कॉमन दे दिया, जब वो जो d बचा था वही कॉमन दे दिया तो आपने अब फिर इसको 1 लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। कुछ बच्चे इसका क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ 11d लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिखते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक d का आंसर आ गया 0, और दूसरी ब्रैकेट है 11d माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो -1 पहले वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा। इधर बचा 11d, और 11 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो 1/11, ठीक है। तो d के 2 आंसर आ गए मेरे पास, एक आंसर आ रहा है d का 0। अच्छा, आप कह रहे होंगे सर अभी तक सब आंसर जो है ना 0 आ रहे हैं और आप कह रहे थे कि 0 नहीं आते हैं। भाई ये क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है आपको ईजी, कि आपके पास एक आंसर ऐसा आएगा, ज़रूरी कभी भी नहीं है कि 0 आता हो, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को मत ध्यान में लाइएगा कि एक 0 आना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपके पास माइनस का साइन भी कॉमन लीजिएगा, ठीक है। मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, 4 1 4, 4 4 16, ठीक है। 4 1 4 और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचा 4 4 16, ठीक है। h 2 है तो कम वाला लेंगे, इधर से h कॉमन ले लिया तो यहाँ पर से एक h बच गया, और यहाँ से आपने एक h कॉमन ले लिया तो मुश्किल कर दिया। अच्छा रुको, दोबारा बताता हूँ, मुश्किल कर दिया, कोई मसला नहीं, दोबारा बताता हूँ, टेंशन ही नहीं है। -4h² माइनस 16h इज इक्वल्स टू 0। पहले माइनस का साइन कॉमन ले लें, माइनस का कॉमन ले लिया, अब दोनों के पास प्लस हो गया होगा, ठीक है। अब 4 और 16 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया, अब दोनों के पास h अवेलेबल है, 1 1 दोनों के पास हैं, ठीक है। पहली टर्म में से माइनस गया तो प्लस बचा, 4 गया तो ख़त्म, h 2 में से एक h गया तो एक h बचा, माइनस का साइन गया तो प्लस। 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 16, इस 16 के पास एक ही h था जो मैंने बाहर दे दिया तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब सही है, हाँ अब सही है। अच्छा, अब ये वाला फैक्टर जो -4h है इसको भी लिखेंगे -4h इज इक्वल्स टू 0 और h + 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये -4 जो है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा और ये +4 वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू 0 और h इज इक्वल्स टू -4। ABCDE का आंसर आ रहा है मेरे पास, h इज इक्वल्स टू 0 और h इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसका पार्ट EF, अब F पार्ट देखेंगे इसका हम, ठीक है। F पार्ट है 3k माइनस 81k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आप ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो आप 3 कॉमन ले लें, ठीक है। दोनों के पास k अवेलेबल है तो k कॉमन ले लें, ठीक है। पहली टर्म में से 3 और k दोनों चले गए, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखना ज़रूरी है, कुछ बच्चे कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। अब 3 के टेबल में 81 आता है, या ऐसे चेक कर सकते हैं डिवाइड करवा के, अगर किसी बच्चों को नहीं पता हो कि 27 पर आता है तो यूँ कर लें, 3 2 6 और 3 7 21, ठीक है। वो ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। 27 सॉरी 27, 3 7 21। अब 2 k थे इसके पास 2 k थे, आपने एक के बाहर दे दिया तो सिर्फ एक के बचेगा, तो मैं अंदर एक के लिखूँगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब सॉरी दोबारा आ गया ये, अब 3k जो है ये भी 0 के बराबर है और 1 - 27 के भी 0 के बराबर है, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा 0 डिवाइड बाई 3 तो 0 हो जाएगा, ये 1 वहाँ भेजें तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 27k बचा, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू 0/30, और ये माइनस का 27 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, -1/27। देखें ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और k का आंसर सिर्फ 1/27 बच जाएगा, ठीक है। तो k का आंसर हमारे पास एक 0 आ रहा है और एक k का आंसर 1/27 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, F, अब हम देखेंगे इसका G और H पार्ट, ठीक है। G पार्ट में क्या कह रहे हैं, G पार्ट में कह रहे हैं -1/2 ऑफ x, और ब्रैकेट में, ये तो ब्रैकेट ऑलरेडी बनी हुई है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिंपल फैक्टर है कि एक दफ़ा -1/2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 कहलाएगा, और एक दफ़ा हम लिखेंगे 2x + 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखो 2 डिवाइड कर रहा है, ये वहाँ 0 से जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक है। तो 0 2 0 हो जाएगा,
और ये जो -1 है यहाँ का डिवाइड करवाएगा, ठीक है। तो x 0 डिवाइड बाई -1 0 ही रहेगा, ठीक है। ये +3 है, वहाँ जाकर -3 हो जाएगा, 2x = -3, और ये 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करवा देगा। ये तो डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते थे, ठीक है। x = 0 और x = -3/2, ठीक है। ये हो गया g पार्ट। अब हम देखते हैं इसका h पार्ट, लास्ट है इसका बिल्कुल। ये है 4/5 y² - 4y = 0। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि इसके अपॉन में दिया हुआ है ना नंबर, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सिर्फ 4 कॉमन लें पहले, ठीक है, फिर दोनों से y कॉमन लें, ठीक है। पहली टर्म से 4 ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो अपॉन में 5 बचा ना, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2y में से 1y ले लिया तो 1y बचा, माइनस यहाँ से पूरा 4y कॉमन दे चुके, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब 4y = 0 और 1/5y - 1 = 0, ठीक है। 4/y, ये तो 0/4 0 हो जाएगा, इसकी तो टेंशन ही नहीं ले रहा ना मैं। इसका देखते हैं, ये -1 वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 ऑफ y, ठीक है। 5 डिवाइड कर रहा है तो वहाँ 1 से जाकर करेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखा जाता, 5 1 ज़ा 5, तो y = 0, y = 0 और y = 5। इस तरह से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।